समीक्षा करता, कार्यक्रम बंद कर देता। मगर सरकार ने, शासक जातियों ने दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिया, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का निजीकरण, रिटेल मार्केट का ग्लोबल मार्केट में रूपांतरण। दूसरा बड़ा ज्यादा भयानक कार्यक्रम शुरू कर दिया, भयंकर कार्यक्रम शुरू कर दिया सेकंड फेज का। क्या है ये सेकंड फेज में? इस सेकंड फेज में पहली बात है सेज। सेज क्या है आपको बता दूं, सेज क्या है। सेज का कानून पार्लियामेंट ने पास किया। कानून में पहला पॉइंट है, क्या पहला पॉइंट है? किसी की उद्योगपति को अगर सेज खड़ा करना है तो मिनिमम 5,000 हेक्टर और मैक्सिमम 35,000 हेक्टर जमीन लेनी होगी। 5,000 हेक्टर का मतलब होता है 12,500 एकड़, मिनिमम 12,500 एकड़, मैक्सिमम 70-80 हजार एकड़, राउंड अबाउट 1 लाख एकड़। ये पहला क्लॉज, इतनी जमीन लेकर सेज शुरू कर सकते हो। दूसरा क्लॉज 10% जमीन का उपयोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए करना होगा, 90% जमीन का उपयोग रियल एस्टेट के लिए करना होगा। अंग्रेजों के समय का हमारे देश में कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन अधिग्रहण का कायदा कानून। अंग्रेजों ने कानून बनाया था, वो जमीन एक्वायर करते थे। काय के लिए एक्वायर करते थे? जनहित के लिए। जनहित क्या था? उनको रोड बनाना था, जमीन लेते थे, रेल बनाना था, जमीन लेते थे, हॉस्पिटल बनाना था, जमीन लेते थे। रोड बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कैनाल बनाने के लिए जमीन लेते थे। इसका मतलब है जनहित के लिए जमीन लेते थे। अगर रेल चला दिया गरीब बैठ सकता है, मध्यम वर्ग बैठ सकता है, अमीर बैठ सकता है। हॉस्पिटल बनाया, गरीब अमीर मध्यम वर्ग सभी को फायदा होगा। डैम बनाया, गरीब को फायदा होगा, मध्यम वर्ग को फायदा होगा, अमीर को फायदा होगा। जनहित, जनहित में जमीन लेते थे। हजारों किसान की जमीन लेते थे, करोड़ों को फायदा होता था। अभी क्या है? अभी लाखों किसानों की जमीन ली जाएगी, एक उद्योगपति को दी जाएगी। समझ रहे हो ना फर्क? दो चीजों का फर्क, अंग्रेजों का कानून और शासक जातियों का कानून। क्या कहता है कानून? लाखों किसानों से जमीन ली जाएगी, एक उद्योगपति को दी जाएगी। क्या भारत सरकार ऐसा कह सकती है जनहित के लिए जमीन ले रहा हूं? बिल्कुल नहीं, जनहित के लिए ले ही नहीं रहे। वो ये भी नहीं कह सकते बहुत रोजगार पैदा होगा, क्योंकि इस एरिया में यूरोपियन अमेरिकन स्टाइल का डेवलपमेंट होगा, इसलिए रोजगार वहां होगा नहीं। सारा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से काम होगा, एडवांस काम होगा। वहां अगर डेवलपमेंट करना है जमीन की तो वहां मशीन लगाकर जमीन को प्लेन करेंगे, खोदेंगे, वहां मजदूरों लगेंगे नहीं। आजकल रोड के साइड में वो जमीन खोदने के लिए जो मशीन होती है, उस मशीन को क्या कहते हैं? जेसीबी। जेसीबी 500 मजदूरों का अकेला काम करती है। मजदूरों को मजदूरी मिलने वाली नहीं है, इसलिए रोजगार निर्माण होने वाला है। रोजगार जनहितकारी कार्य है, इसलिए ये जमीन हम ले रहे, ऐसा भी नहीं कह सकते। दूसरा मुद्दा, 10% जमीन का उपयोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए करेंगे, 90% जमीन का उपयोग रियल एस्टेट के लिए करेंगे। अगर 10% जमीन का उपयोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए करना है, 10% ले लो। काहे के लिए ज्यादा लेते हो भाई? अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए केवल थोड़ा ही जमीन चाहिए, थोड़ी ले लो, इतनी सारी काहे के लिए लेते हो? पता चला 90% जमीन रियल एस्टेट के लिए होगी। रियल एस्टेट ये अमरावती महानगर पालिका है। ये अमरावती में ये बिल्डर होते, बिल्डर जमीन लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में प्लाट सिस्टम बनाते हैं, प्लाट सिस्टम में लोगों को बेचते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। अब वहां बिल्डर नहीं होगा, अब कौन होगा? उद्योगपति होगा। उद्योगपति को 1 लाख एकड़ जमीन दी जाएगी, 10,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होगी और 90,000 एकड़ जमीन रियल एस्टेट के लिए होगी। रियल एस्टेट का मतलब होता है वो जो बिल्डर जैसा डेवलप करता है वैसे डेवलप करेगा।
वहां 4 लेन रोड होगा, पोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा। समंदर के किनारे पर है तो समंदर का पोर्ट बनेगा जहां जहाज आएंगे। एयरपोर्ट बनेगा तो एरोप्लेन आएंगे। मॉल होगा, अत्याधुनिक आईटी कॉम्प्लेक्स होगा, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे, बड़ी बड़ी 7 स्टार होटल्स होंगे। अगर आप उस एरिया में जाकर देखना चाहोगे तो सारी जमीन जो 1 लाख एकड़, जैसे रामराव पाटिल घर बनाता है तो उसको कंपाउंड वाल बनाता है, उसी तरह से अंबानी ने 1 लाख एकड़ जमीन लिया, उसको कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड की जो वाल है वो वाल के ऊपर लिखा होगा, वाल के ऊपर क्या लिखा होगा? वाल के ऊपर लिखा होगा यहां से भारत सरकार की हद शुरू होती है, इसके अंदर की जो हद है ये अंबानी की है। इसका मतलब है नेशन विद इन अ नेशन। उसके लिए उन्होंने लिखा, उसके अंदर लिखा, क्या लिखा? फॉरेन टेरिटरी। फॉरेन टेरिटरी का ट्रांसलेशन होता है विदेशी भूभाग। जिस किसी ब्राह्मण ने एक ड्राफ्ट तैयार किया होगा उसमें विदेशी भूभाग ऐसा शब्द प्रयोग किया। क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि अगर कोई आदमी विदेशी भूभाग जो है वो क्यों लिखा, आपको उदाहरण के लिए समझा दो। भारत का संविधान पाकिस्तान में लागू होता है? नहीं होता है। भारत का संविधान बांग्लादेश में लागू होता है? नहीं होता है। भारत का संविधान नेपाल में लागू होता है? नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? ये विदेशी भूभाग है, ये विदेशी भूभाग है, इसलिए लागू नहीं होता। भारत के अंदर जो सेज बनेगा वो फॉरेन टेरिटरी होगा, इसका मतलब विदेशी भूभाग होगा, वहां भारत का संविधान लागू नहीं होगा। इसका मतलब वो जो विभाग है विदेशी विभाग होगा। अगर भारत का नागरिक उस एरिया में जाना चाहेगा तो अंबानी का वीजा लेना होगा, एंट्री पास लेना होगा। मैं जब इंग्लैंड में पहली बार गया तो मुझे वीजा लेना पड़ा। मैंने पूछा ये वीजा क्या है, तो उन्होंने बताया, एम्बेसी के लोगों ने, इंग्लैंड के भूमि पर पैर रखने की इजाजत। अगर ये वीजा नहीं होगा आपको हम अपने जमीन पर पैर रखने नहीं देंगे। ये वीजा आपको पैर रखने की इजाजत देता है। अगर अंबानी के फॉरेन टेरिटरी में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, अंदर घुसना चाहते हो, अंबानी से वीजा मांगना होगा। वीजा अर्थात उस भूमि पर पैर रखने की इजाजत, एंट्री पास लेना होगा। इंग्लैंड जाना है तो वीजा लेना होगा, अंबानी के एरिया में जाना है तो एंट्री पास लेना होगा। आपके ही देश में आपको उसके अंदर जाने के लिए एंट्री पास लेना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उस संविधान में एक फंडामेंटल राइट लिखा। वो फंडामेंटल राइट में क्या लिखा? भारत के नागरिक को भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी कमिश्नरी में, किसी भी तहसील में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गांव में आबाद संचारण का अधिकार होगा। खत्म। सेज में खत्म। फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है, नहीं कर सकते मगर कर दिया। इसका मतलब है ये संविधान द्रोह का काम हो रहा है। नेशन विद इन अ नेशन, ये देशद्रोह का काम हो रहा है। 5,000 सेज बन जाएंगे, कल 10,000 हो जाएंगे, कल 25,000 हो जाएंगे, और होते 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 सारी जमीन जो है विदेशी भूभाग बन जाएगा। अगर सारी जमीन विदेशी भूभाग बन जाएगा तो आप लोग पूछोगे भारत कहाँ है? आप लोग पूछोगे भारत कहाँ है? भारत कहाँ है भाई? भारत तो बिक गया। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है, इतना सारा भयानक चल रहा है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। नेशन विद इन अ नेशन। जब पाकिस्तान ने कारगिल की जमीन लिया, अटल बिहारी प्रधानमंत्री था, कारगिल की जमीन जो है 10-12 किलोमीटर जमीन लिया। वो जमीन एक्वायर करने के लिए
भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया अटल बिहारी के समय में। अटल बिहारी भी साला बड़ा अजीब, उसने पाकिस्तान से जमीन छुड़ा लिया। जैसे हमारे घर में कोई चोर आया और हमने चोर को अपने घर से निकाल दिया और मैं जोर जोर से, हम लोग चिल्लाने लगे, मैं विजयी हो गया, विजयी हो गया, विजयी हो। अबे तेरा ही घर था, तेरे घर में चोर आ गया, चोर को तूने निकाल दिया, तू कैसे विजयी हो गया है? कैसे विजयी हो गया? मैं विजयी हो गया, विजयी हो गया, विजयी हो गया। अगर तू विजयी हो गया तो वो जब अंदर आ गया था तो क्या हो गया था? साले बेवकूफ बनाते हैं, समझ में नहीं आता। कारगिल में क्या है जानते हो? कारगिल में क्या है? बर्फ ही बर्फ है। वहां हमारी चौकियां है, चौकियों पर जब फौजी जाते हैं दिल्ली से ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। क्यों? ऑक्सीजन ही नहीं है वहां। जिस एरिया में ऑक्सीजन नहीं है वो एरिया पाकिस्तान ने एक्वायर किया, कैप्चर किया, वो एरिया अटल बिहारी ने छुड़ाया, वो एरिया एक्वायर किया पाकिस्तान ने, उसके विरोध में अटल बिहारी ने हमला किया, जमीन भारत में शामिल किया। तो लोगों ने कहा अटल बिहारी देशभक्त है। हमने भी माना, हाँ, पाकिस्तान से जमीन छुड़ाया, अटल बिहारी देशभक्त है। अगर भारत की भूमि सेज बनाकर विदेशी भूभाग बना रहे हो, अगर कारगिल की जमीन छुड़ा रहे हो तो देशभक्त हो, भारत की जमीन सेज में बेचकर विदेशी भूभाग बना रहे हो तो देशद्रोही हो। दो बातें, पाकिस्तान से जमीन छुड़ा रहे हो तो देशभक्त हो, और भारत की जमीन पर सेज बनाकर विदेशी भूभाग बना रहे हो तो इसको कहा जाएगा ये देशद्रोह है। संविधान द्रोह का काम हो रहा है, देशद्रोह का भी काम हो रहा है। एक कानून लागू किया गया, इतना भयानक कानून लागू किया गया। इसमें रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश किया। क्या रिपोर्ट पब्लिश किया? केंद्र सरकार का एक साल में 2 लाख करोड़ रुपया टैक्स लॉस होगा। 15 साल तक टैक्स माफ करना होगा। 15 × 2 बराबर 30 लाख। 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ का लॉस होगा। भारत सरकार का 30 लाख करोड़ का लॉस होगा। भारत सरकार को 30 लाख करोड़ मिलता तो गरीबों के कल्याण के लिए पैसा लागू होता। ये पैसा उद्योगपतियों की जेब में जाएगा। उद्योगपति कोई धर्माचार्य नहीं है, उद्योगपति कोई चैरिटी का काम नहीं करते हैं, उद्योगपति ये कोई धर्माचार्य नहीं है, ये जन कल्याण का काम करेंगे। वो तो बनिया लोग हैं और धंधा करने के लिए बैठे हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं। वो कोई धर्माचार्य नहीं है जो जन कल्याण के लिए पैसे का उपयोग करेंगे। ये जो 90% जमीन रियल इस्टेट में दी गई, उसमें उद्योगपति को फायदा कितना होगा? आपको गणित करके बताता हूं। 1 एकड़ जमीन 1 लाख रुपए में खरीदी मैक्सिमम। 1000 एकड़ जमीन 10 करोड़ में खरीदी। 2000 करोड़ रुपया डेवलप करने के लिए खर्चा लाया, उद्योगपति ने किया। 2010 करोड़ रुपया डेवलप करने के बाद 1 एकड़ की कीमत मिनिमम 10 करोड़ और मैक्सिमम 100 करोड़ होगी। अगर मिनिमम का आंकड़ा निकाला जाए, 1 एकड़ की कीमत डेवलपमेंट के बाद 10 करोड़ होगी तो 1000 एकड़ की कितनी होगी? 1000 × 10 बराबर 10,000 करोड़। खर्चा कितना? 2000 करोड़। इसका मतलब फायदा कितना? 8000 करोड़। अगर 1000 एकड़ में 8000 करोड़ का फायदा, 10,000 एकड़ जमीन में फायदा कितना? 80,000 करोड़। 1 लाख एकड़ में फायदा कितना? 8 लाख करोड़। अगर एक उद्योगपति 90,000 एकड़ में सेज डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद में उसको डेवलप करके बेचता है तो उसको 8 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसका क्या मतलब है? कि भारत सरकार ने कानून बनाकर जमीन घोटाले का काम शुरू कर दिया। भारत सरकार ने ही जमीन घोटाले का काम शुरू कर दिया। यानी एक किस्म से लोगों के प्रॉपर्टी पर डाका डालने का काम जा रहा है। कानून बनाकर डाका डालने का काम चल रहा है। जो डाकू है वो अपने साथियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे यार रात के 2 बजे का समय निकालना। दूसरा डाकू बोलता क्यों? अरे यार लोग देख लेते हैं,
लोगों को हम लोग डाका डाल रहे दिखना नहीं चाहिए। डाकू को भी साली शर्म लगती है, लोग देखना नहीं चाहिए, इसलिए 2 बजे रात में डाका डालना चाहिए। ये लोग कानून बनाकर डाका डाल रहे, खुल्लम खुल्ला डाका डाल रहे। डाकू को भी सारा डाका डालते वक्त शर्म लगती है, मगर इन लोगों को कोई शर्म है नहीं है। इतना भयानक काम चल रहा है। ये सारा प्रोविजन मैंने आपको बताया। आप लोग सोचते होंगे भयानक है, भयानक है, भयानक है। ये पूरा नहीं हुआ और है। और क्या है? और लास्ट सबसे भयानक प्रोविजन, उद्योगपति सेज डेवलप करने के लिए बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लेते हैं, और अगर उनका दिवाला निकल गया तो कानून में लिखा है उद्योगपति अगर दिवाला घोषित करते हैं तो बैंकों का, वित्तीय संस्थाओं का कर्जा कौन देगा? कानून में लिखा है केंद्र सरकार देगी। यानी हमारे हिंदी में कहावत है, समझदार को इशारा काफी। मैं इसको थोड़ा सा बदल कर आपको बता, बदमाश को इशारा काफी। बदमाश को इशारा कर दिया गया, अगर तुम दिवाला निकाल कर जाते हो तो तुमको कर्जा देना नहीं पड़ेगा, कर्जा केंद्र सरकार देगी। पहले ही लोगों को बता दिया, वो दिवाला निकाल कर नहीं जाएगा क्या? बड़े आसानी से दिवाला निकाल कर जाएगा, क्योंकि ये सारी मिलीजुली साजिश है। अगर ये मिलीजुली साजिश है तो ये मिलीजुली साजिश है तो ऐसा होगा। और अगर केंद्र सरकार कर्जा देगी, केंद्र सरकार के पास क्या टकसाल है क्या? उसके पास पैसा कहां से आता है? जनता टैक्स देती है, टैक्स से पैसा आता है, पैसा जनता का है, सरकार देने का काम कर रही है। इसका मतलब जनता का पैसा लूट कर उनको देने का काम कर रहे हैं। यानी एक से एक भयानक काम, एक से एक भयानक काम, एक से एक भयानक प्रोविजन। ये सारे कानून में इतना सारा भयानक प्रोविजन है। ये जो भयानक से भयानक प्रोविजन है, एक से एक भयानक प्रोविजन है इस कानून में, तो आप लोग सोचते होंगे ये कानून कैसे पास हो गया? ये पार्लियामेंट में कानून पास हो गया। कैसे पास हो गया जानते हो? नो डिस्कशन, नो डिबेट, पास पास पास। आप लोगों ने जिनको एमपी चुन कर दिया, वहां चर्चा करने के लिए भेजा, उसने क्या किया? चर्चा ही नहीं किया। उसने क्या किया? पास पास, बगैर चर्चा के पास कर दिया। नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो डिस्कशन, नो डिबेट पास हो गया। इतना भयानक कानून पास कर दिया। ये जो इतना भयानक कानून पास कर दिया, ऐसे समय में रक्षा संविधान की कौन करेगा? संविधान में लिखा है सुप्रीम कोर्ट करेगी। संविधान में लिखा है आखिरी रक्षा राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। राष्ट्रपति के पास बिल पास करने के लिए गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। राष्ट्रपति कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम कौन है? विद्वान है, पंडित है, वैज्ञानिक है, सज्जन है। विद्वान, पंडित, महापंडित, वैज्ञानिक, उसने साइन कर दिया। अगर विद्वान, पंडित, वैज्ञानिक आदमी ने साइन कर दिया, राष्ट्रपति को कम से कम बचाने का काम करना चाहिए था। के.आर. नारायणन ने एक बार बिल वापस कर दिया था। सारे देश भर में डिबेट डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में नहीं हुआ तो लोगों में हुआ। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को बिल वापस भेजने का अधिकार है। एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा किया नहीं, साइन कर दिया। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा किया तो हमको बताया जाता है वो विद्वान है, पंडित है, महापंडित है। अगर वो विद्वान है, पंडित है, महापंडित है, वैज्ञानिक है, और इसके बावजूद भी संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, देश की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी विद्वत्ता को क्या करने का? चाटने का? अचार डालने का? क्या करने का उसकी विद्वत्ता का? एपीजे अब्दुल कलाम की विद्वत्ता का क्या करने का? चाटने का? उसका अचार डालने का? क्या करने का? अगर उसकी विद्वत्ता देश की और संविधान की रक्षा करने के काम में ना आवे, क्या करने का उसका? कोई मीनिंग है?
कोई मीनिंग नहीं है। साथियों, इतना सारा ये भयानक काम चल रहा है, एक से एक भयानक काम चल रहा है। अभी एक से एक जो भयानक काम चल रहा है, एसीजेड का, एलपीजी का भयानक काम चल रहा है, और हमारे में से कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको रोकना संभव नहीं है। संविधान द्रोह हो रहा है, इसको रोकना संभव नहीं है। देशद्रोह हो रहा है, इसको रोकना संभव नहीं है। भूखमरी से लोग मर रहे हैं, इसको रोकना संभव नहीं है। आरक्षण खत्म हो रहा है, इसको रोकना संभव नहीं है। हमारे सारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रहे हैं, इसको रोकना संभव नहीं है। हमारे जो बुद्धिजीवी ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको रोकना संभव नहीं है। मैंने धनबाद में एक सवाल उठाया, जब लोग हमारा ऐसा कहते हैं कि इसको रोकना संभव नहीं है, तुम्हारे मां, बहन, बेटी पर बलात्कार होने दो और कहो इसको रोकना संभव नहीं है। तुम्हारे मां, बहन, बेटी पर बलात्कार होने दो और कहो इसको रोकना संभव नहीं है। तो कम से कम इतना तो होगा कि तुम्हारा हिजड़ों की लिस्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इतना तो होगा। रोकना संभव नहीं है। हिजड़े भी बोलते, हिजड़ों को बोलो, क्या बोलो, ए हिजड़ो बच्चे पैदा करो, वो क्या बोलते, ये संभव नहीं है। तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहे हैं इतना भयानक काम हो रहा है, और हमारे बुद्धिजीवी लोग क्या बोल रहे हैं, इसको रोकना संभव नहीं है। साला बड़ा अजीब मामला है, रोकना संभव नहीं है। अटल बिहारी ने लागू किया, साधारण जनता ने चुनाव के माध्यम से अटल बिहारी को दिल्ली के गद्दी से उतार दिया, और साधारण जनता ने रोकने का प्रयास किया, कोशिश किया। साधारण जनता रोकने की कोशिश कर रही है, बुद्धिजीवी कह रहा है रोकना संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, संभव है। एसीजेड के कार्यक्रम के बाद सरकार ने दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिया, कौन सा, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का निजीकरण। अभी हमारे लोगों, अभी केंद्र सरकार के सामने एक बिल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बिल। यानी भारत में जो यूनिवर्सिटीज है उसको ग्रांट दिया जाता है केंद्र सरकार से। अब यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन होगा तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी को पैसा देना बंद कर देगी। यूनिवर्सिटी को पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे, नहीं चलेगी। अगर चलना है तो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को अपना पैसा खड़ा करना होगा। अपना पैसा कहां से आएगा, अपना पैसा कहां से आएगा, एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट की फीस बढ़ानी होगी तो यूनिवर्सिटी के पास पैसा आएगा। इसका मतलब है जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है, अगर वो लाखों करोड़ रुपये दे सकता है तो हायर एजुकेशन ले सकता है। हम लोग हायर एजुकेशन लेने के लिए पैसा देने की स्थिति में नहीं है। मैंने हायर एजुकेशन लिया कैसे, भारत सरकार ने मुझे पैसा दिया, मैंने नहीं दिया, भारत सरकार ने मुझे जीओएस स्कॉलरशिप दिया, मैंने हायर एजुकेशन लिया। मैंने हायर एजुकेशन लिया इसलिए विश्लेषण करके बता रहा हूं। हायर एजुकेशन होगा तो आपके बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि के विकास होगा तो आप विश्लेषण करने लायक हो जाओगे, आप एनालिसिस करने लायक हो जाओगे, आप कंपेयर करने लायक हो जाओगे, आप तुलना करने लायक हो जाओगे, आप कंक्लूजन ड्रॉ करने लायक हो जाओगे, आप राय बनाने लायक हो जाओगे, आप डिसीजन बनाने लायक हो जाओगे, आप जजमेंट बनाने लायक हो जाओगे। गलत क्या है, सही क्या है, जजमेंट बनाने लायक हो जाओगे।
तो आपके अंदर नेतृत्व करने की योग्यता विकसित होगी। नेतृत्व करने की योग्यता विकसित होगी तो आप अपनी तरक्की तो करोगे करोगे, समूहों की भी तरक्की करोगे। अगर ये हायर एजुकेशन बंद हो गया तो आपके अंदर नेतृत्व निर्माण करने का मामला खत्म हो जाएगा और आपका समाज भेड़ बकरियों के झुंड में तब्दील हो जाएगा और भेड़ बकरियों को चराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये होगा, ये करने के लिए उन्होंने हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन का निजीकरण करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अभी आप लोगों के लिए कौन सा एजुकेशन रहने वाला है? जानते हो आप लोगों के लिए कौन सा एजुकेशन है? सर्व शिक्षा अभियान। आप लोगों को मालूम है कौन सा एजुकेशन है? आप लोगों के लिए सर्व शिक्षा अभियान। और उसमें क्या होगा? पहली क्लास से 8वीं तक आपके बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। और वो कैसे? अगर आपका बच्चा पहली क्लास में गया तो 8वीं तक एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। 8वीं तक एग्जामिनेशन ही नहीं होगा। पहली क्लास में बच्चा गया, उसको दूसरी में भेजा, तीसरी में भेजा, चौथी में भेजा, 5वीं में भेजा, 7वीं में, 8वीं में। 8वीं में भेजने के बाद उसको बोलो बेटा पिताजी का नाम लिख ले। वो बोलेगा अंकल जी पिताजी के पहले मुझे मेरा नाम लिखना पड़ेगा ना, मेरा नाम लिखने के बाद में पिताजी का लिखना पड़ेगा। मेरे को मेरा नाम लिखना नहीं आता, तुम पिताजी का लिखने के लिए बोल रहे हो। ये जो एजुकेशन है इसको क्या बोलते हैं हमारे गांव में? मैं देहात का रहने वाला हूं, क्या बोलते हैं? ढक्कल पास। पास एग्जामिनेशन नहीं, ढकेलने का। पहली क्लास से दूसरी में ढकेलने का, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में ढकेलने का। ढकेल पास। नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। ये होगा आप लोगों को एजुकेशन। आपके बच्चों को सारा मामला रफा दफा करने का प्लान बनाया गया। एक भयानक से भयानक प्लान बनाया गया। हमारे लोगों को पता नहीं है ये कितना भयानक चल रहा है। इस तरह से साथियों ये भयानक से भयानक काम चल रहा है और ये लागू हो रहा है। तीसरा कार्यक्रम है रिटेल मार्केट का ग्लोबल मार्केट में रूपांतरण। यानी अंबानी अभी पालक की भाजी बेचेगा। अंबानी पालक की भाजी बेचेगा तो पालक की भाजी बेचने वाले जो हमारे लोग हैं, छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले, दुकानदारी चलाने वाले जो छोटा है, उनका क्या होगा? रिटेल मार्केट में 4 करोड़ लोगों को रोजगार है। ये रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सरकार एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रही। जहां एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसको खत्म करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 20 करोड़ लोगों का उधर निर्वाह। सारा मामला रफा दफा करने का। अगर ये रिटेल मार्केट का ग्लोबल मार्केट में रूपांतरण हो गया तो भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी। 2001 में 20 करोड़ 85 लाख थे, 2006 में 25 करोड़ हो गए। आंकड़ा कम होने की बजाय आंकड़ा बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है और बढ़ते 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 आप लोग सोचते होंगे कि हमारा नंबर उसमें नहीं है। हाँ, ये बात सच हो सकती है कि उन भूखमरी में मरने वाले लोगों में आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, ये हो सकता है। मगर आपके रिश्तेदार का, आपके भाई बंधु का, आपके जाति बंधु का, आपके समाज बंधु का नाम तो उसमें है। अगर पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं तो क्या हुआ? आपका नाम दूसरी लिस्ट में आ सकता है। अगर दूसरी लिस्ट में बच गए तो आपका नाम तीसरी लिस्ट में आ सकता है। अगर तीसरी लिस्ट में बच ही गए तो फाइनल लिस्ट बनने वाली है। फाइनल लिस्ट में फिर आप लोगों का नाम आने वाला है और आप लोगों का भूखमरी में मृत्यु हो जाएगा। खबर तो आने वाली नहीं है तो पता चलेगा कैसे? ये हो रहा है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, इमेजिनरी नहीं है, ये हो रहा है। ये भयानक से भयानक कार्यक्रम
ये भयानक कार्यक्रम चल रहा है, मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताने के बाद में मैंने जो बताया उसका आप लोगों के ऊपर क्या परिणाम हुआ? जैसे आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है। मैं देख रहा हूं यहां से कि आपके ऊपर क्या परिणाम हुआ। तो आपके ऊपर परिणाम हुआ कि साला हमारा तो राम नाम सत्य होने वाला है। तो आपके घर में अगर किसी का मृत्यु नहीं हुआ तो भी आपने सोचा होने वाला है, ऐसा परिणाम हमारे सुनने वाले लोगों पर हुआ। इसका मतलब है ये जो रियलिटी में हो रहा है वो कितना भयानक होगा। मैं तो केवल कह रहा हूं तो आपके ऊपर इतना परिणाम हुआ, तो रियलिटी में कितना भयानक परिणाम हो रहा होगा, कितना भयानक मामला चल रहा है। साथियों, इसको आप रोकना चाहते हो, एक ही इलाज है, 2, 3, 4 नहीं, केवल एक इलाज है। चुनाव लड़कर, चुनाव के द्वारा वोट डालकर इसको रोकना संभव नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने जिनको चुनकर भेजा उन्हीं लोगों ने तो किया। जिन लोगों को आप लोगों ने चुनकर भेजा उन्हीं लोगों ने ये किया। इसका मतलब है चुनाव के द्वारा इस समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। इलेक्शन के द्वारा इसको रोकना संभव नहीं है। वोट देकर इसको रोकना संभव नहीं है। एक ही इलाज है, वो इलाज है राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा। चुनाव के द्वारा इसको रोकना संभव नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये जो सारा मामला चल रहा है ये मामला आपको गुलाम बनाने का, आपको खत्म करने का मामला है। अगर इसको गुलाम बनाने का और खत्म करने का मामला है तो इसका मतलब है कि आपको इसके विरोध में आजादी की जंग लड़नी होगी। और आजादी कभी चुनाव लड़कर मिलती नहीं है। आजादी कभी चुनाव लड़कर मिलती नहीं है। आजादी कभी मांग पर मिलती नहीं है। मांगने वाले जो लोग होते हैं, लोग उसको भिखारी कहते हैं। भीख में भीख नहीं मिलती, मांगने से आजादी कहां से मिलेगी? मांगने से भीख नहीं मिलती, आजादी मिलेगी कहां से? इसलिए साथियों, चुनाव से यह मामला हल होने वाला नहीं है, मांगने से यह मामला हल होने वाला नहीं है। अभी जो दिल्ली में गठबंधन चल रहा है उससे यह मामला हल होने वाला नहीं है। एकमात्र इलाज है और वो इलाज है राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया 99 में। उसी समय हम समझ गए थे ये मामला टर्न होने वाला है, तो हमने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? 26 राज्यों में संगठन का जाल होना चाहिए, 550 जिलों में संगठन का जाल होना चाहिए, 5000 तहसीलों में संगठन का जाल होना चाहिए, 5000 तहसीलों में संगठन का जाल होना चाहिए, 6 लाख गांवों में संगठन का जाल होना चाहिए। एक गांव में 50 लोगों को तैयार करो, 6 लाख इंटू 50 बराबर 3 करोड़। 100 को तैयार करो 6 करोड़, 200 को तैयार करो 12 करोड़, 250 को तैयार करो 15 करोड़। अगर आपने 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया तो आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन होगा। गांधी बनिया थे, 3-4% जाति के लोग बनिया होते हैं। गांधी का आंदोलन जन आंदोलन था, तो गांधी का आंदोलन जन आंदोलन कैसे हुआ? हमारे लोगों ने गांधी को सपोर्ट किया तो गांधी का आंदोलन जन आंदोलन हुआ, उनके लोगों को आजादी मिली। गांधी ने अपने आजादी के लिए हमारा इस्तेमाल किया, अपने लोगों को आजाद कर दिया और हम लोगों को गुलाम कर दिया। आजादी के लिए अगर हम लोग गांधी जी को सपोर्ट देकर उसका आंदोलन जन आंदोलन बना सकते हैं, गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन बना सकते हैं, तो क्या हम अपने आजादी के लिए अपना आंदोलन जन आंदोलन नहीं बना सकते? जब दूसरों का बना सकते हैं तो अपना क्यों नहीं बना सकते? बना सकते। इसलिए साथियों, हमको अपना आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। आंदोलन नहीं रहना चाहिए, वो जन आंदोलन होना चाहिए। अगर जन आंदोलन निर्माण करते हो तो हमारे आज़ादी का मामला हल हो सकता है।
अन्यथा हमारी समस्या का दूर दूर तक कोई समाधान होना संभव नहीं है। ये समाधान करने के लिए ये जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने का प्रयास हो रहा है, उसके लिए आप साथ सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरे बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का आभार। और आप लोगों को ये अपील किया जाता है कि आप जो यहाँ उपस्थित हो, आपको आह्वान किया जाता है कि जो उपस्थित नहीं है उन लोगों तक ये संदेश पहुँचा देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका दिल से, हृदय से आभारी रहूँगा। इसके लिए धन्यवाद।